तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 छोटे-छोटे टॉपिक। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है ये, सिंपल भी है और सवाल भी आते हैं इनसे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में यदि हम स्पोरोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट में एक ग्रेजुअल अपग्रेडेशन मिलता है। यदि हम रिक्सिया की बात करेंगे तो रिक्सिया में सबसे सिंपल टाइप का जो है वो स्पोरोफाइट होता है। धीरे धीरे करके जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। क्या होता है, कैसे होता है, अपन सिंपल बात करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि हम ब्रायोफाइटा में सबसे पहले लीवरवर्ट, उसके बाद में हॉर्नवर्ट, उसके बाद में मोसेस की बात करें तो जो रिक्सिया है इसमें मिलता है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। स्पोरोफाइट तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट क्या होता है, सिर्फ कैप्सूल होता है, फुट भी नहीं होता, सीटा भी नहीं होता, केवल कैप्सूल होता है। और कैप्सूल के अंदर की जितनी भी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल होती है, हर सेल स्पोर मदर सेल होती है। हर सेल जो है वो स्पोर बनाने की क्षमता रखती है। तो यहाँ कोई भी इलेटर टाइप का स्टेराइल टिश्यू, कोल्यूमेला, इलेटर कुछ नहीं है। मतलब केवल और केवल उतनी ही चीज है जितनी वास्तव में काम की है, कैप्सूल, और कुछ नहीं है। तो सबसे सिंपल हो गया। और ब्रायोफाइटा के अंदर ही यदि हम बात करें तो जो मोसेज होते हैं, अब मोसेज के अंदर आप फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलीट्राइकम का ले लीजिए। मोसेज का सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट पाया जाता है। ठीक है। फिर यहां पर दो तरीके के व्यूज हैं, टू व्यूज फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट। मतलब दो तरीके की सोच के लोग हैं। पहली सोच के लोग क्या कहते हैं, पहली सोच के लोग कहते हैं कि भाई पहले तो चीजें सिंपल थी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती गई। इसका मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुआ है एवोल्यूशन। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका धीरे धीरे स्टेरिलाइजेशन हो गया, धीरे धीरे वो स्टेराइल बन गया। इस तरीके का जो इवोल्यूशन है, आप इसी इवोल्यूशन को ऐसे बोल सकते हो कि ये तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हो गया, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रिक्सिया से मोसेस की तरफ हो रहा है, रिक्सिया से लेके मोस की तरफ। ये हो गया हमारे पास प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल टिश्यू। मतलब जो टिश्यू स्पोर बना सकता था, धीरे धीरे उसका स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। प्रोग्रेसिवली एवोल्यूशन हुआ है। नाउ
आगे तो बाद में बात करेंगे, एक बार एक तो थॉट ये है। दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन व्यू, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो अपन ने प्रोग्रेसिव का लिखा उसका उल्टा कर लो। यानी ये लोग कहते हैं कि पहले जो है वो मोसिस टाइप के ब्रायोफाइटा होते थे, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स होती थी चीजें, पर धीरे धीरे करके ये चीजें सरल होती गई और सिंपल बन गई। इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। घट रहा है ना कुछ तो। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले मोसेस होते थे, उसके बाद में रिक्सिया हुआ, यानी रिक्सिया तो फिर एडवांस है, सिंप्लीफिकेशन है वो तो सिंपल है, तो वो सिंपल जो होता है वो एडवांस होता है। इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। बस ये दो तरीके के जो है वो पॉइंट रखे जाते हैं सामने। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले पहली थ्योरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्या कहती है ये, इसके अकॉर्डिंग कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये गया। हमारा फर्स्ट है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन की थ्योरी। प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये थ्योरी किसने दी, किसने सपोर्ट करी, वो बात करते हैं अपन। सो इट वाज गिवन बाय बोवर। बोवर ने ये थ्योरी दी और सपोर्ट किसने किया इस बात को, सपोर्टेड बाय एफ केवर्स एंड कैंपबेल। कैंपबेल और केवर्स ने इसको सपोर्ट किया। ये थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट था और उसके बाद स्टेरिलाइजेशन होता गया, स्टेरिलाइजेशन, तो फिर ट्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम आदि के स्पोरोफाइट बन गए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। नाउ इस थ्योरी में टोटल 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है कैसे ये होता है। तो मैं आपको एकदम एक एक करके सरल तरीके से बताता हूं 7 के 7 स्टेप्स कैसे क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, और ये याद भी रखने हैं आपको इसी सीक्वेंस के अंदर जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां से सवाल आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप ये क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है कि जो रिक्सिया है उसका स्पोरोफाइट सिंपलेस्ट है, ठीक है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट। अब आप जरा याद करिए, सोचिए इसके स्पोरोफाइट में क्या क्या था। इसके स्पोरोफाइट में है ओनली कैप्सूल, ओनली कैप्सूल। उस कैप्सूल की सारी सेल 100% स्पोरोजिनस सेल्स है,
100% स्पोरोजीनस सेल्स हैं। रिक्सिया के स्पोरोफाइट में 0% स्टेराइल टिश्यू है। 0% स्टेराइल टिश्यू, कुछ भी स्टेराइल नहीं है उसमें। रिक्सिया के स्पोरोफाइट में तो फुट और सीटा भी नहीं है, फुट एंड सीटा एब्सेंट। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, मतलब पहले स्टेप में इस स्पोरोफाइट को देखना है आपको। अब दूसरा स्टेप देखो, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपको एक एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल है कोरसीनिया। कोरसीनिया, कोरसीनिया एक ब्रायोफाइटा का नाम है। अब कोरसीनिया के ब्रायोफाइट में क्या होता है? कोरसीनिया के ब्रायोफाइट के अंदर एक तो फुट प्रेजेंट हो गया, फुट आ गया। तो फुट जो होता है वो है तो स्पोरोफाइट का पार्ट, लेकिन वो स्टेराइल है। स्पोरोफाइट का पार्ट है बट वो स्टेराइल है। तो एक वैसे देखा जाए तो बहुत सारी सेल्स हैं जो फुट में होंगी, वो अब रिप्रोडक्शन का में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरा, इसमें सीटा एब्सेंट होता है। चलो सीटा एक बार नहीं आना चाहिए, एक साथ ही सारा इवोल्यूशन नहीं होता है, सीटा एब्सेंट है। इसका जो कैप्सूल है, उसके कैप्सूल में दो टाइप की सेल्स होती हैं। क्या, कौन सी सेल्स होती हैं? इसके कैप्सूल में जो मैक्सिमम सेल्स होती हैं वो तो होती है स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, वो तो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सम सेल्स, ये आ गई नर्स सेल्स, स्टेराइल नर्स सेल्स हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। ये लो, तो थोड़ा सा स्टेराइल पार्ट बढ़ गया ना, एक तो फुट बढ़ गया, फुट भी स्टेराइल है, और ये नर्स सेल्स हैं वो भी कैप्सूल के अंदर जहां इलेटर्स बनते थे ना, वो ये इलेटर नहीं है बट ये नर्स सेल्स हैं। स्पोरोजिनस सेल्स में से ही कुछ सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरे स्टेप में कौन आया? कोरसीनिया। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर देखो क्या होता है। थर्ड स्टेप के अंदर एक एग्जाम्पल लेना है आपको, और उस एग्जाम्पल का नाम है स्पीरोकार्पस। स्पीरोकार्पस, स्पीरोकार्पस का क्या सीन है देखो, इसके अंदर फुट प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर सीटा प्रेजेंट है तो सीटा बहुत नैरो, पतला सा, पर कम से कम सीटा आया तो सही ना, और एक्स्ट्रा स्टेराइल टिश्यू बढ़ गया है ये। इसके अंदर कैप्सूल भी प्रेजेंट है, चल कैप्सूल तो सब में होगा, कैप्सूल तो होना ही चाहिए, कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर वही बात, मैक्सिमम सेल्स कैसी हैं? मैक्सिमम सेल्स हैं आपकी स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। और कुछ सेल्स कैसी हैं? नर्स सेल्स। तो इसके अंदर सीटा आ गया, नर्स सेल्स हुआ ना, स्टेराइल टिश्यू बढ़ गया थोड़ा सा। और अब चौथे स्टेप की बात करते हैं।
फोर्थ स्टेप के अंदर जो एग्जाम्पल हमको लेना है वह एग्जाम्पल है टारजियोनिया का। टारजियोनिया, टारजियोनिया के अंदर क्या क्या चीजें आ गई हैं देखो। फुट प्रेजेंट, ठीक है, मैसिव सीटा प्रेजेंट, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से डेवलप्ड सीटा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अब इसके अंदर स्टेराइल इलेटर्स आ गए, स्टेराइल इलेटर्स। ये हुआ फोर्थ स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप के बाद में फिफ्थ स्टेप देखो। फिफ्थ स्टेप के अंदर आता है मार्केंशिया। फिफ्थ में आएगा मार्केंशिया। मार्केंशिया कैसा है? मार्केंशिया के अंदर हमने देखा था फुट प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, फुट प्रेजेंट है। फुट के अलावा यहां सीटा प्रेजेंट है, फुट भी प्रेजेंट है, सीटा भी प्रेजेंट है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 50% स्पोरोजीनस टिश्यू कन्वर्टेड इनटू इलेटर्स, यानी 50% फर्टाइल पार्ट स्टेराइल बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो स्टेरिलाइजेशन समझ रहे हो आप, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं भी इसको एक बार रिवाइज करवाऊंगा वापस से, पर आप अभी इतना देखो। तो 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब 2 स्टेप और बचे हैं। सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप के अंदर हमको एग्जाम्पल लेना है पेलिया का। एग्जाम्पल किसका आएगा? पेलिया। अब जरा पेलिया वाले एग्जाम्पल के अंदर याद करो, पिछली क्लास के अंदर मैंने स्पोरोफाइट बना के दिखाया था। एक तो फुट प्रेजेंट है ही है, ठीक है, सीटा प्रेजेंट है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कैप्सूल की वॉल है वो डबल लेयर बन जाती है। कैप्सूल वॉल डबल लेयर्ड, ये हो गई थोड़ी ज्यादा स्टेरिलिटी। उसके साथ साथ बेस पार्ट में इलेटर्स के बंच पाए जाते हैं, इलेटर बंच, इलेटर बंचेस एट बेस। और इन्हीं इलेटर बंचेस को कहते हैं इलेटेरोफोर्स, इलेटेरोफोर्स। ये हो गया हमारे पास पेलिया के बारे में। यानी ऐसे बहुत सारे इलेटर्स एक साथ पाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इलेटेरोफोर्स। कहां पाए जाएंगे ये? बेस पार्ट में। तो पेलिया के अंदर ये सारी चीजें हैं, देखने को मिलती है। फुट भी है, सीटा भी है, कैप्सूल की जो वॉल है डबल लेयर बन जाती है, और बहुत सारे इलेटर बेस पार्ट की तरफ होते हैं, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेलिया। नाउ लास्ट 7th स्टेप। 7th स्टेप के अंदर ऑब्वियसली लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है, एंथोसिरोस को लेंगे। एंथोसिरोस, इस एंथोसिरोस के अंदर क्या क्या होता है? एंथोसिरोस के अंदर वेरी फर्स्ट फुट तो प्रेजेंट होता है, सीटा नहीं होता भाई, सीटा एब्सेंट है एंथोसिरोस के अंदर। लेकिन एक तो जो कैप्सूल वॉल है, वो कैप्सूल वॉल 4 से 6 सेल थिक हो जाती है।
4 से 6 सेल थिक। फिर एक सेंटर में कोल्यूमेला पाया जाता है, कोल्यूमेला स्टेराइल पार्ट है, और वो 16 वर्टिकल रो का बना होता है, 16 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। उसके अलावा स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं ना, स्यूडो इलेटर्स। बस ये इतनी सारी चीजें एंथोसिरोस के अंदर आपको देखने को मिलती है। एपिडर्मिस है, उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो भी बात सही है। देन उसके बाद इनर लेयर के अंदर है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो बात अपन ने कर ली है। और अब इनके अंदर स्यूडो इलेटर्स एंड कोल्यूमेला। नाउ द 8th स्टेप, लास्ट वन, 8th स्टेप है, उसके अंदर आएगा मोसेस। मोसेस के अंदर भी आप फ्यूनेरिया ले लीजिए, पॉलीट्राइकम ले लीजिए, और एक आपका पोगोनेटम ले लीजिए। तो मोसेस के अंदर किस किस का एग्जाम्पल पढ़ना है? फ्यूनेरिया का। कल ही बनाया था डायग्राम अपन ने, फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम हो गया, आदि आदि ऐसे। मोसेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इनके स्पोरोफाइट के अंदर फुट होता है, ठीक है, सीटा होता है, वो भी लॉन्ग होता है, फुट भी प्रेजेंट है, लॉन्ग सीटा भी प्रेजेंट है। उसके बाद एपोफाइसिस नाम की स्टेराइल सेल्स, मतलब स्टेराइल पार्ट होता है, एपोफाइसिस सबसे नीचे वाला पार्ट याद हो तो। उसके अलावा ऊपर चलोगे तो अंदर कोल्यूमेला भी होता है, ट्रेबेक्यूली सेल्स भी होती है। उसके अलावा ओपरक्यूलम होता है, ओपरक्यूलम के अलावा पेरिस्टोम भी होता है, पेरिस्टोम टीथ ये भी होते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी सारी जो है वो स्टेराइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन पाया जाता है इसमें, सबसे ज्यादा स्टेरिलाइजेशन। हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये हुआ हमारे पास में रिगार्डिंग मोसेस। तो और क्या क्या है? कैप्सूल वॉल हो गई, थिक, ओपरक्यूलम, पेरिस्टोम वगैरह वगैरह। ये एक बार के लिए वापस देख लेते हैं। देखो, सबसे सिंपल यदि हम बात करें तो सबसे सिंपल होता है रिक्सिया। रिक्सिया के स्पोरोफाइट में 0% स्टेराइल टिश्यू है, आप इस पे ध्यान दो, 0% स्टेराइल टिश्यू। अब मैं वही हाईलाइट करूंगा जो वास्तव में ये आपका स्टेराइल है। दूसरे स्टेप में कोर्सिनिया आता है, कोर्सिनिया के अंदर एक तो फुट स्टेराइल और दूसरा ये नर्स सेल्स स्टेराइल। तीसरे स्टेप में स्पिरोकार्पस है, इसमें फुट स्टेराइल, सीटा स्टेराइल, नर्स सेल्स स्टेराइल, बढ़ गया स्टेराइल टिश्यू। फोर्थ स्टेप में टार्जियोनिया है, फुट प्रेजेंट, मैसिव सीटा प्रेजेंट, स्टेराइल इलेटर्स भी प्रेजेंट, थोड़ा और बढ़ गया। देन फिफ्थ स्टेज के अंदर मार्केंशिया में देखो, फुट भी प्रेजेंट है, सीटा भी प्रेजेंट है, और 50% स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गया? स्टेराइल इलेटर्स के अंदर। फिर छठे स्टेप में देखो पेलिया, पेलिया के अंदर फुट है, सीटा है, कैप्सूल वॉल डबल लेयर्ड आ गई, और इलेटर्स बंचेस पाए जाते हैं जिनको इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं, स्टेराइल है सारा। देन सेवंथ स्टेप में एंथोसिरोस, एंथोसिरोस में फुट प्रेजेंट है
और उसके बाद में कैप्सूल वॉल देखो 4 से 6 सेल थिक। कोल्यूमेला बहुत खतरनाक बड़ा सा एक स्टेराइल पार्ट आ गया। स्यूडो इलेटर्स है, चलो इलेटर की जगह स्यूडो इलेटर है वो तो कोई बात नहीं, बट कोल्यूमेला तो बहुत ज्यादा बड़ा है। देन 8th स्टेप के अंदर मोसेज आ गए सारे। मोसेज में तो बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो कि स्टेराइल होती हैं। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है अपने हिसाब से, और काम क्या है, आप इन 7-8 स्टेजेस जो भी है इनको आप याद करोगे कैसे भी करके, सवाल आता है इसके ऊपर। एक सबसे पहले रिक्सिया, उसके बाद में कार्सोनिया, उसके बाद में स्फीरोकार्पस, उसके बाद में चौथा है टारजियोनिया, उसके बाद में है मार्केंशिया, उसके बाद में है पेलिया, उसके बाद में है एंथोसिरोस, उसके बाद में है मोसेस। ठीक है, मोसेस। अब मोसेस के अंदर चाहे फ्यूनेरिया है कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक सा, मतलब एक कॉन्सेप्ट सा बता देता हूं, कुछ खास नहीं है। सबसे सिंपल रिक्सिया होगा, ये बात आपको चाहे आधी रात को नींद से उठा के पूछ ले आप बता दोगे। सबसे कॉम्प्लेक्स है वो कौन होगा, मॉस होगा, ये भी बात आपको पता है। अब उसके बाद मान लो सारे नाम दे दे, सारे नाम, तो सारे के सारे नामों के अंदर आपको सिंपल ये सोचना है कि मोसेज से ठीक पहले आते हैं हॉर्नवर्ट, एंथोसिरोस। तो मोस के ठीक पहले एंथोसिरोस आना चाहिए, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस या हॉर्नवर्ट से पहले लिवरवर्ट आते हैं, और लिवरवर्ट के अंदर यदि आपको ध्यान हो तो हमने मार्केंशियल्स, जंगरमेनियल्स पढ़ा था, कैलोब्राइल्स भी पढ़ा था। कैलोब्राइल का एग्जाम्पल यहां कोई नहीं है, जंगरमेनियल्स का पेलिया, और पेलिया से पहले मार्केंसिया। अब आप इनको कैसे याद करोगे, देखो एक बार आप कर लो अपने हिसाब से, RC, ST, MP, AM, जैसे भी ट्रिक बनती है आपकी आप बनाइए इसके अंदर, और ये सिंपल सा तरीका है, याद करो इसको, सवाल आएंगे। अब अपन दूसरा व्यू देख लेते हैं। सेकंड व्यू क्या कहता है, सेकंड व्यू कहता है कि भाई प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन, रिडक्शन या सिंप्लीफिकेशन किसने दिया, सपोर्टर्स के नाम दे रखे हैं। तो इस थ्योरी के या इस कॉन्सेप्ट के सपोर्टर्स कौन कौन है वो ही देखने पड़ेंगे। एक तो अपने कश्यप, शिवरामा कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। दूसरे हैं चर्च, तीसरे हैं गोइबेल, और एक है इवांस। ये 5-4 लोग हैं, ये इस थ्योरी को मानते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मोसेस है, फ्यूनेरिया ले लो, ये तो है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और इनसे धीरे धीरे करके रिक्सिया की तरफ इवोल्यूशन हुआ, जो कि है एडवांस्ड, एडवांस्ड। रिक्सिया है वो एडवांस्ड है, और मोसेस है वो प्रिमिटिव है। ठीक है, जो भी। अब इसमें भी आपको मैं सिंपल चीजें बताता हूं। इस थ्योरी को मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं, ये फ्यूनेरिया वाले, ये लीफी हुआ करते थे, लीफ होती थी इनमें, धीरे धीरे लीफ रिड्यूस हुई तो सिंपल लीफ लाइक अपेंडेजेज बच गए। उसके बाद में लीफ से भी धीरे धीरे लीफ लाइक अपेंडेजेस भी खत्म हो गए, थैलोइड बॉडी बन गई। अब खैर सभी लोग जो ये वाला कॉन्सेप्ट देते हैं उन्होंने भी हवा में बातें तो करी नहीं है, कोई भाई अपने हिसाब से पढ़ लिख करके रिसर्च करके बात करी होगी। हमें इस चीज में नहीं उलझना है कि कौन सा वाला सही है, और हमको
ऐसे ही परसेप्शन भी नहीं बनाना है कि मुझे तो ये सही लग रहा है तो मेरे ख्याल से तो ऐसा हुआ होगा, नहीं। अपन ने ब्रायोफाइटा उतना ही पढ़ा है जितना अपने बीएससी एमएससी की किताबों में दे रखा है, तो अपने को कोई अपने हिसाब से थ्योरी नहीं बनानी है। दोनों आप पढ़ो, दोनों को याद करो, एग्जाम में सवाल आएंगे, उस पर ध्यान देना है। अब रिडक्शन के अंदर जो ये है चर्च, ये एक बात कहते हैं अकॉर्डिंग टू चर्च, चर्च के अकॉर्डिंग क्या है, जो एंसेस्टर थे ब्रायोफाइटा के या एंसेस्टर ब्रायोफाइट्स, वो लीफी थे, वर लीफी, इनके पास लीफ थी। और इनका जो स्पोरोफाइट था वो इंडिपेंडेंट था गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट वर इंडिपेंडेंट, अपना अलग उगता था ये, फिर धीरे धीरे ये पैरासाइट हो गया। और उसके बाद में इनके पास में ग्रीन टिश्यू, स्टोमेटा एटसेट्रा प्रेजेंट था ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि इनमें क्या सिंपल स्टेप्स हैं। जिस तरीके से हमने उसमें लिखा वैसे नहीं आएंगे यहां पे, यहां सिंपल सिंपल बातें करनी है। वो आपको उन्हीं एग्जाम्पल के हिसाब से रटना है। जहां एंथोसिरोस लिखा वहां एंथोसिरोस ही आएगा, नोटोथाइलस भी नहीं आएगा, आप तो वही करना याद। देखो वेरी फर्स्ट यहां क्या हुआ कि स्पोरोफाइट पहले तो गैमेटोफाइट से अटैच हो गया, स्पोरोफाइट अटैच्ड टू गैमेटोफाइट and lost its leaves। ठीक है, स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से जुड़ गया और अपनी लीव्स खत्म कर दी। फिर उसके बाद में फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो था वो रिड्यूस हो गया, फोटोसिंथेटिक टिश्यू रिड्यूस्ड। और आज फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहां मिलता है, सिर्फ स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर, पूरे में नहीं मिलता। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू रिड्यूस्ड एंड confined only up to कैप्सूल वॉल, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल वॉल तक कन्फाइंड हो गया। बाद में तो खैर वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, बट एक बार इतना तो हुआ। इसका एग्जाम्पल में कौन आएगा, वही एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, वो सब आ जाएंगे। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर स्फेग्नम आया। इन स्फेग्नम फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है ना वो केवल और केवल एपोफाइसिस यानी कैप्सूल के नीचे वाले पार्ट तक ही रहा। फोटोसिंथेटिक इन स्फेग्नम, फोटोसिंथेटिक टिश्यू was present, tissue is reduced or restricted to apophysis। एपोफाइसिस तक आ गया, एपोफाइसिस निचले पार्ट को बोलते हैं। फिर उसके बाद में स्टोमेटा रूडिमेंट्री बन गए, रूडिमेंट्री स्टोमेटा, स्टोमेटा रूडिमेंट्री। और फिर उसके बाद में जो मल्टी लेयर थिक कैप्सूल वॉल थी वो धीरे धीरे
रिड्यूस हो गई, मल्टी सेल थिक कैप्सूल वॉल, ये सिंपल हो गई, और सिंगल सेल थिक तक आ गई। धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन हो गया। और उसके बाद में पुट और सीटा लॉस हो गए, पुट एंड सीटा लॉस्ट इन रिक्सिया, और इसी के साथ साथ स्टेराइल टिश्यू जो भी था, इलेटर्स, कोल्यूमेला एटसेट्रा, ऑल लॉस्ट इन रिक्सिया। और रिक्सिया आते आते ये सारे के सारे खत्म हो गए, अब कोई भी स्टेराइल बचा ही नहीं। ये हो गया हमारे पास में रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, आपसे ऐसा कोई नहीं पूछने बैठा। एक तो आपको इसमें को किसने सपोर्ट किया इस व्यू को वो पूछ सकते हैं, और जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वाला है वो थोड़ा पूछ सकते हैं। चलिए, यहां तक हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं अपन दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा हमारा टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ब्रायोफाइट्स। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। ब्रायोफाइटा पढ़ने से पहले हमने एल्गी पढ़ लिए, राइट, और टेरिडोफाइटा अभी नहीं पढ़े हैं। तो मैं आपको ब्रायोफाइटा का कंपैरिजन एल्गी के साथ ही बताऊंगा, क्योंकि यदि हम यहीं पर ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा से कंपैरिजन करेंगे, तो टेरिडोफाइटा तो अभी अपन ने पढ़े नहीं है। हाँ, आपको सब आता है वो अलग बात है। तो टेरिडोफाइटा में हमें ऐसे बोलना पड़ेगा बार बार में कि टेरिडोफाइटा में ऐसा होता है, जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तब देखेंगे, ये पॉइंट ऐसे होता है बाद में देखेंगे। इससे अच्छा है कि अपन टेरिडोफाइटा यहां छोड़ देते हैं। हम जब टेरिडोफाइटा पढ़ लेंगे तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को कंपेयर कर लेंगे वहां पे। जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ लेंगे तब टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को कंपेयर कर लेंगे। तो एक एक जब अगला पढ़ेंगे तो उसका पिछले के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, वरना फ्यूचर के अंदर पढ़ने वाले हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे पढ़ने में। तो अपन एक बार एल्गी तक ही करते हैं इसके अंदर। देखिए, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रायोफाइटा है, दीज आर द इंटरमीडिएट्स। Bryophytes are considered to be intermediate intermediates of algae and Pteridophyta. इन दोनों के इंटरमीडिएट्स होते हैं ये। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ये भी अपने को पता है। देन इसके बाद में दोनों के साथ इनकी एफिनिटी है। पहले मैं आपको बता देता हूं एफिनिटी विथ एल्गी। एफिनिटीज विथ एल्गी, एल्गी के साथ क्या क्या इनकी एफिनिटीज है पहले अपन वो डिस्कस करेंगे। तो एल्गी के साथ में बेसिकली इनकी एफिनिटीज कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट बॉडी की बात करते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर प्लांट बॉडी में।
एक तो गैमिटोफाइट है, गैमिटोफाइट दोनों में। एल्गी के सारे मेंबर्स थैलोइड हैं और ये थैलोइड मेंबर कुछ ब्रायोफाइट्स भी हैं, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, इन सम ब्रायोफाइट्स ऑल्सो। तो है तो सही ना, सिमिलैरिटी है। फिर उसके बाद में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है दोनों में, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। अल्फा एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं, ल्यूटीन प्रेजेंट होता है, वोलेजेंथीन दोनों में है, वोलेजेंथीन प्रेजेंट है। ओके, इतनी सारी चीजें। एंथोसिरोस में पायरेनोइड्स भी होते हैं, पायरेनोइड्स इन एंथोसिरोज, ठीक है। एंथोसिरोज है, उसके अंदर पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। हालांकि पायरेनोइड्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी ओनली, एल्गी में ही पाए जाते हैं। पर ब्रायोफाइटा के केस में केवल एक ब्रायोफाइटा है, एंथोसिरोस, उसके अंदर पायरेनोइड होते हैं। उसके बाद में फूड मटेरियल स्टार्च होता है, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड है वो, दोनों में स्टार्च होता है। और वेस्कुलर टिश्यू दोनों में एब्सेंट है। दोनों में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। और उसके बाद सेल्यूलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन है वो दोनों के दोनों वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमिट्स जो है दोनों में फ्लैजिलेटेड होते हैं। हाँ, अब यहां पर मिलती है बहुत सारी वेरिएशंस। आपने एल्गी पढ़े हैं तो एल्गी के अंदर आपने देखा कि कितने टाइप के फ्लैजिला पैटर्न पाए जाते हैं। किसी में एक फ्लैजिला है, किसी में दो फ्लैजिला है, किसी में दोनों सेम है, किसी में एक टिन सेल एक वी प्लैश है, किसी में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला लगता है। मतलब ऐसे कर कर आके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन सब के अंदर बिना कोई एक्सेप्शन के बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं और दोनों फ्लैजिला वीप्लैश होती है वहां पे, ठीक है। वहां कोई भी टिन सेल फ्लैजिला नहीं होती है। फ्लैजिलेटेड के अंदर जो ब्रायोफाइट्स हैं दे ऑल आर बाईफ्लैजिलेटेड, all biflagellated with in whiplash flagella, whiplash flagella होती है। ये भी एक सिमिलरिटी होगी दोनों के अंदर। उसके बाद में दोनों में ही वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दोनों में पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। और एक चीज ये कही जाती है कि जो प्रोटोनीमा है ब्रायोफाइट्स का, प्रोटोनीमा ऑफ ब्रायोफाइट्स इट इज सिमिलर टू फिलामेंटस एल्गी। किसी ने ये पॉइंट भी बना दिया होगा बैठे बैठे कि जो ब्रायोफाइटा है उसका जो प्रोटोनीमा है
वो फिलामेंट जैसा होता है और एल्गी भी फिलामेंट होते हैं, तो दोनों सेम सेम से है। बस बन गया एक पॉइंट। ठीक है, चलो कोई नहीं, अपने को क्या है, पढ़ना है अपने को। इसके बाद में अपन डिफरेंसेस की बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर। differences between algae and ब्रायोफाइट्स। तो एक तरफ अपन एल्गी के कैरेक्टर्स लिख लेंगे और दूसरी तरफ अपन ब्रायोफाइट्स के लिख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले एल्गी जो है वो एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट होती है इनकी। अब कुछ एल्गी को छोड़ दो जो अनयूजुअल हैबिटाट में पाए जाते हैं, मैक्सिमम एल्गी एक्वाटिक होते हैं। ब्रायोफाइट कंप्लीट एक्वाटिक नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीट एक्वाटिक, नॉट कंप्लीटली एक्वाटिक। ये मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर ग्रो करते हैं जहां पानी ज्यादा होता है। मतलब एक तो आप सोचो कि कोई नदी के अंदर है, एक आप सोचो कि थोड़ा सा ऐसे दलदल जैसी जमीन पर या फिर थोड़ी गीली मिट्टी में है, डिफरेंस है ना। तो वैसे टाइप का है। बाकी पानी तो इनको दोनों को चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा देखो, इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनकी एल्गी की, वो बहुत ज्यादा टाइप की होती है, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। हालांकि अब देखो इन यूनिसेलुलर को आपने कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा के अंदर, बट एक जमाने में ये भी थे ना, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फिलामेंटस, और इनमें सूडो पेरेन्काइमा होता है, सूडो पेरेन्काइमा। अब मैं यहां पर आपको सिमिलैरिटीज नहीं बता रहा, क्योंकि सिमिलैरिटी बताएंगे तो थैलोइड थैलोइड दोनों में हो जाएगा। यूनिसेलुलर होते हैं तो यहां पर नो यूनिसेलुलर ब्रायोफाइट, नो यूनिसेलुलर ब्रायोफाइट, कोई सा भी ब्रायोफाइट यूनिसेलुलर नहीं होता। जहां तक बात फिलामेंटस की आती है तो ये नॉन फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट इनमें खाली प्रोटोनिमा स्टेज होती है, मेन बॉडी जो है वो फिलामेंट नहीं होती। ठीक है। जहां तक बात पेरेन्काइमा सूडो पेरेन्काइमा की आती है तो ये पेरेन्काइमेटस होते हैं, पेरेन्काइमा ना कि सूडो पेरेन्काइमा। तो ये हुआ अपने पास में डिफरेंस। आगे और डिफरेंस देखिए, इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलोइड बॉडी। और इनकी बॉडी, इसके अंदर आपको राइजोइड्स मिलेंगे, स्टेम मिलेगा आपको जिसको आप एक्सिस बोलते हैं, वो मिल जाएगा। इसके अलावा लीफ मिल जाती हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस मिल जाते हैं। तो चलो जो भी है ठीक है, ये हो गया। थैलोइड बॉडी के बाद में इनके अंदर ट्रू और फॉल्स ब्रांचिंग होती है। एल्गी के अंदर या तो ट्रू ब्रांचिंग होती है या फॉल्स ब्रांचिंग होती है, ट्रू और फॉल्स ब्रांचिंग। जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इन ब्रायोफाइट्स के अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। अब ये मत कहना कि भाई इनमें ब्रांचिंग ट्रू होती तो है, होती है, पर अपन डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं, सिमिलैरिटी चेक ही नहीं करनी अपने को। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर।
नो डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है मजदूरी करना, काम करना। डिवीजन का मतलब उस काम का विभाजन, ये पार्ट ये करेगा। जैसे हाथ, हमारे हाथ पकड़ने के काम आते हैं, आंखें देखने के काम आती है, कान सुनने के काम आते हैं, सबका अलग अलग काम है ना, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एल्गी की बॉडी में सारी सेल्स है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगी, सारी सेल्स है फोटोसिंथेसिस भी करेगी, मतलब सारी सेल सारे काम करती है। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किसको दे दिया, राइजोइड्स को, और कोई नहीं करेगा, केवल राइजोइड्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद में फोटोसिंथेटिक एरिया अलग होता है, कुछ के अंदर होता है ना फोटोसिंथेटिक एरिया, किसी के अंदर स्टोरेज एरिया है वो अलग होता है, वो भी एक तरीके का लेबर ऑफ डिवीजन हो गया। फिर उसके बाद में एल्गी के अंदर स्टोमेटा नहीं होते, और आपको पता है कि स्पोरोफाइट में स्टोमेटा होते हैं। अब किन के होते हैं वो मैं आपको बहुत बार बता चुका। तो स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं स्टोमेटा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगला अपना क्या आ रहा है, एल्गी के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी सेल्स हैं वो डिवीजन कर सकती है। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स कैन डिवाइड, लगभग सारी सेल डिवाइड कर सकती है। पर ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि जो मैच्योर सेल्स हो जाती हैं वो डिवाइड नहीं करती। मैच्योर सेल्स डू नॉट डिवाइड, ठीक है, नहीं करती तो नहीं करती डिवाइड। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में बहुत सारे टाइप के स्पोर्स वगैरह बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है, किसी भी ब्रायोफाइटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके 3 टाइप होते हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। ब्रायोफाइटा में विदाउट एनी एक्सेप्शन ओनली ऊगेमस, केवल ऊगेमस होता है। फिर उसके बाद जो एल्गी हैं इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनमें भी वेरिएशन है। एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स पहले तो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है जी, यूनिसेलुलर। उसके बाद में नॉन जैकेटेड होते हैं, और यहां पर देखो एंथोसिरोस में तो नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर तो उसमें भी होते हैं। सबके अंदर तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और एंथोसिरोस जैसे एक्सेप्शन को छोड़ दे तो जैकेटेड होते हैं। तो बस ये हो गया अपने पास में। फिर उसके बाद में फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एल्गी में ऊगोनिया, इसको बोलते हैं ऊगोनिया, अगर ये ऊगेमस टाइप का है तो। और इनमें बोलते हैं आर्चिगोनिया, आर्चेगोनिया। डिफरेंस है, एक एल्गी के अंदर जाइगोट है, उसमें रेस्टिंग पीरियड आता है, यूजुअली देयर इज ए रेस्टिंग पीरियड
इन जाइगोट, और इसमें रेस्टिंग पीरियड नहीं आता, जाइगोट बनते ही डिवाइड करता है। नो रेस्टिंग पीरियड ऐसे लिख लेते हैं अपन सिंपल, देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड, कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं है, सीधा डिवीजन फेज में चला जाता है। देन एम्ब्रियो नहीं बनता इनमें, एल्गी में कहाँ एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में सबसे पहले एम्ब्रियो आ गया था, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज है, वो केवल जाइगोट है। जाइगोट इज स्पोरोफिटिक फेज, मोस्ट ऑफ द एल्गी में यही होता है, पर यहां स्पोरोफिटिक फेज है वो वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड। तो एक चीज जो खास तौर पे आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमिट को छोड़ दिया बाहर, और जाइगोट है वो पानी के अंदर बन गया, और पानी के अंदर ही वो रेस्टिंग फेज में चला गया, फिर उसने नया एल्गी बना लिया। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्चिगोनिया के वेंटर में होता है, वहां जाइगोट को फ्री नहीं छोड़ा जाता। यहां तो क्या होता है, जाइगोट फ्री होता है, जाइगोट फ्री इन वाटर, लेकिन यहां पर ब्रायोफाइटा में जाइगोट इन वेंटर ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के वेंटर में होता है। और लास्ट बट नेवर एवर द लीस्ट, एल्गी के लाइफ में कई तरीके के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आते हैं, यदि आपको याद हो तो, है ना, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, डिप्लोहैप्लोन्टिक, ट्राइफेजिक, बाइफेजिक। लेकिन ब्रायोफाइटा में एक ही टाइप का लाइफ साइकिल होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो यहां पर है मैनी टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स, मैनी टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स, और यहां पर है ओनली वन टाइप, और वो ओनली वन टाइप कैसा है, ये है हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये हुआ हमारे पास में एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में डिफरेंसेस। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास चीज, और वो खास चीज क्या है, वो है स्फेग्नम। बताता हूं अभी कैसे। तो स्फेग्नम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है ब्रायोफाइटा का। कैसे इंटरेस्टिंग है वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो आप एक तो हेडिंग डालेंगे स्फेग्नम, अब इस स्फेग्नम के बारे में क्या इंटरेस्टिंग बात है, सुनो। स्फेग्नम एक ऐसा ग्रुप है प्लांट का जिसके करेक्टर लीवरवर्ट से भी मिलते हैं, हॉर्नवर्ट से भी मिलते हैं, ब्रायोप्सिडा का ये खुद ही मेंबर है, मोसेज से भी मिलते हैं, और इसके पास कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो किसी से नहीं मिलते। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सिंथेटिक ग्रुप है जिसमें सारे सारे अदर ब्रायोफाइट्स के करेक्टर एक साथ आ गए, इंटरमीडिएट टाइप का सा बन गया। चलिए देख लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन इंटरेस्टिंग ग्रुप। एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये सिमिलैरिटी शो करता है, हैव सिमिलैरिटीज
with liverworts, hornworts एंड मॉसेस। ठीक है, तीनों के साथ इसकी एफिनिटी है और साथ ही साथ इट हैज सम यूनिक फीचर्स एज वेल। ऑल्सो हैव यूनिक फीचर्स। तो ये हुआ अपने पास में सारी बातें। नेक्स्ट, अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसकी लीवरवर्ट के साथ क्या सिमिलैरिटीज है। शेयर्ड कैरेक्टर्स विथ हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा के साथ क्या सिमिलैरिटीज है उसकी बात करते हैं। हिपैटिकोप्सिडा के साथ में ये सिमिलैरिटी है कि इस हिपैटिकोप्सिडा में भी आप ये लिखिए जंगर मैनियल्स। इसके साथ है, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज आती है, प्रोटोनिमा स्टेज ऑफ स्फेग्नम is similar to juvenile stage of some acrogynous जंगर मैनियल्स। अब आप ये पूछेंगे कि भाई एक्रोगाइनस का मतलब क्या होता है। एक्रोगाइनस का मतलब होता है जब आर्चिगोनिया एक्सिस के टॉप के ऊपर लगती है, इसको बोलते हैं एक्रोगाइनस। समझ गए, ये कोई ब्रांच है और इस ब्रांच के सबसे, अरे दिख ही नहीं रही, ये कोई ब्रांच है, इस ब्रांच के सबसे टॉप पार्ट के ऊपर यहां आर्चिगोनिया बनती है तो उसे कहते हैं एक्रोगाइनस। एक्रोगाइनस मींस आर्चिगोनिया at the top of ब्रांच, मतलब जिस भी ब्रांच पे लगती है उसके टॉप पे लगे। तो ऐसे कुछ जंगर मैनियल्स के मेंबर्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है, तो इसमें भी होता है। देन नेक्स्ट दूसरा कैरेक्टर देखो हिपैटिकोप्सिडा का, डेहिसेंस मैकेनिज्म ऑफ स्फेग्नम almost similar to acrogynous जंगर मैनियल्स दैट इज पोरेला। पोरेला के साथ में थोड़ा इसका डेहिसेंस मैकेनिज्म मैच करता है, एकदम सेम नहीं है, ठीक है ना। फिर तीसरा देखो पोजीशन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पोजीशन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। ऑफ स्पेग्नम सिमिलर टू एक्रोगाइनस जंगर मैनियल्स। ये तीन एफिनिटी पाई जाती है
स्फैग्नम और हिपेटिकोप्सिडा, और हिपेटिकोप्सिडा में भी सबसे जो एक्यूरेट है वो है जंगरमेनियल्स। दूसरा देखो, शेयर्ड कैरेक्टर्स विथ एंथोसिरोटोप्सिडा। एंथोसिरोटोप्सिडा, इसके साथ शेयर कैरेक्टर। चलिए बात कर लेते हैं शेयर्ड कैरेक्टर की, क्या होता है इसके अंदर। इसमें जो यंग स्पोरोगोनियम है डज नॉट शो एपिकल ग्रोथ, देयर इज नो एपिकल ग्रोथ इन यंग स्पोरोगोनियम। दोनों के ही है ना, एंथोसिरोटोप्सिडा में भी नहीं होती और इसमें स्फैग्नम में भी नहीं होती। दूसरा, एंटायर एंडोथीशियम कोल्यूमेला बन जाती है, एंटायर एंडोथीशियम बिकम्स कोल्यूमेला। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, पूरी कोल्यूमेला है वो एंडोथीशियम की बनी होती है। फिर उसके बाद में कैप्सूल के पास में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है दोनों में, कैप्सूल हैव फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। और तीसरा है फुट लार्ज होता है और सीटा बहुत छोटा होता है, लार्ज फुट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड सीटा। डायग्राम्स देख लेना भाई आप, है ना, बार बार डायग्राम बनाना संभव भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, आप देखिएगा जरूर। तीसरा देखो, शेयर्ड एफिनिटी विथ या शेयर्ड कैरेक्टर्स विथ ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के साथ क्या क्या शेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक इसके साथ सॉरी शेयर्ड कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो इरेक्ट लीफी एंड रेडियल गैमिटोफोर, बॉडी इरेक्ट होती है, लीफी होती है, रेडियल सिमेट्री वाली होती है गैमिटोफोर, यानी जो गैमिटोफोर है वो गैमिटोफाइट के कैरेक्टर्स है ऑलमोस्ट। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं दोनों के अंदर, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ओब्लिक्यूसेप्टा, ओब्लिक्यूसेप्टा के साथ में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीव्स है वो अल्टरनेट होती है, लिविंग ग्रीन सेल एंड हाइलाइन सेल होती है इसके अंदर, लीफ अल्टरनेट विथ ग्रीन सेल्स एंड हाइलाइन सेल्स। और ऐसा पाया जाता है एक दूसरा जो ब्रायोफाइटा है ल्यूकोब्राइनम के अंदर, स्फैग्नम और ल्यूकोब्राइनम का ये करेक्टर है वो एक जैसा सा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लीफ स्टेम एंड एंथ्रीडियम सेम है,
development of leaf, stem and antheridium are same, ये भी सेम है। उसके अलावा dehiscence of capsule, from a lid like operculum, from operculum। तो ये लगभग सभी ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोप्सिडा वाले जो ब्रायोफाइट मोसेस है उनमें ऐसा ही होता है। एक ओपरक्यूलम होता है ना, ऊपर से वहां से खुलता है और ओपरक्यूलम से जो है वो स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये लगभग सभी मोसेस के अंदर भी पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में रिगार्डिंग द एफिनिटीज। अब अपन बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ स्फेग्नम की। स्पेशल कैरेक्टर्स, क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं स्फेग्नम के? सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। एडल्ट गैमिटोफोर में राइजोइड्स नहीं होते। जब गैमिटोफोर मैच्योर होता है गैमिटोफाइट, तो राइजोइड नहीं होते। एडल्ट गैमिटोफाइट इज विदाउट राइजोइड। ठीक, ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर देखिए, दूसरा कैरेक्टर है कि जो ब्रांचेज है वो हर चौथी लीफ से नीचे से निकलती है, एक्सिल से निकलती है, सॉरी, ब्रांचेस फ्रॉम एक्सिल ऑफ, बना के दिखा दूंगा मैं, एवरी फोर्थ लीफ। यानी जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि ये एक मेन एक्सिस है, ये पहली लीफ है, ये दूसरी लीफ है, ये तीसरी लीफ है, ये चौथी लीफ है। चौथी लीफ की एक्सिस से यहां पर ब्रांचेज निकलती हैं और वो ब्रांचेज भी टफ्ट में निकलती है। टफ्ट, टफ्ट का मतलब हो गया गुच्छे के अंदर निकलती है, ग्रुप में निकलती है। फिर नेक्स्ट, लीव्स में मिडरिब नहीं होती, मिडरिब एब्सेंट इन लीव्स, कोई मिडरिब नहीं है। नेक्स्ट फीचर क्या है? मैच्योर स्टेम में कॉर्टेक्स पाया जाता है जो डेड सेल का बना होता है, एम्प्टी कलरलेस सेल का होता है। कॉर्टेक्स ऑफ मैच्योर स्टेम is made up of dead cells। नेक्स्ट, इसमें ओवल पोर्स होते हैं। these dead cells have oval pores। जो कॉर्टेक्स की ओवल सेल्स हैं, डेड सेल्स, उनमें ओवल शेप के पोर्स होते हैं। एंड दे एब्जॉर्ब वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर लाइक
वेलामेन टिश्यू ऑफ ऑर्किड, वेलामेन टिश्यू ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड का वेलामेन टिश्यू पता ही आपको, ऑर्किड का वेलामेन टिश्यू जो हैंगिंग रूट्स के अंदर होता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है एयर से, वैसे ही कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो सेल्स भी वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है इसमें जिनको बोलते हैं रिजोर्ट सेल्स, रिजोर्ट सेल्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ऑफ साइड ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस के कॉर्टेक्स के अंदर रिजोर्ट नाम की सेल्स होती हैं, रिजोर्ट सेल्स। फिर उसके बाद में अगर हम स्फेग्नम की बात करें तो स्फेग्नम जो होता है वो बाहर से देखने पे ऐसे लगता है वो जीरोफिटिक है, पर फिजियोलॉजी है वो उसकी ब्रायोफाइटा जैसी ही है, एक्वाटिक या हाइड्रोफाइट जैसी है। और ये रिजोर्ट सेल के बारे में एक चीज और लिखना है, फ्लास्क शेप की होती है। क्या पता यही पूछ ले कि फ्लास्क शेप की सेल्स हैं उनका नाम क्या है, यही पूछ ले। फिर एक्सटर्नली स्फेग्नम इज जीरोमॉर्फिक, मतलब इसको देख कैसे लगता है ये तो सूखे हुए जगह पे रहता होगा, पर इंटरनली वो हाइड्रोफाइट होता है, इंटरनली हाइड्रोफाइट। और देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। ओके सो छोटा सा इशू था टेक्निकल, वापस बात करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो सेल वॉल होती है ऑफ स्फेग्नम, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एक खास बात है, क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं बेस, बेसिक कंपाउंड्स को, दे एब्जॉर्ब बेसिस एंड रिलीज एसिड्स। समझ रहे हो, जहां स्फेग्नम उगेगा ना मिट्टी में पानी में, वहां से वो बेसिक कंपाउंड्स को तो एब्जॉर्ब करेगा, कौन, इसकी सेल वॉल, और उस बेस को एसिड में कन्वर्ट करके एसिड रिलीज करेगा। इसी कारण जो स्फेग्नम होता है ग्रो करता है इन हाई एसिडिक एसिडिक वाटर। तो ये एक हो गया हमारे पास में। और उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट कि भाई चूंकि स्फेग्नम के पास में सबके करेक्टर हैं, लिवरवर्ट के भी हैं, हॉर्नवर्ट के भी हैं, मोसेस के भी हैं, इसलिए इसे सिंथेटिक ग्रुप बोलते हैं। जो स्फेग्नम है इट इज ए सिंथेटिक ग्रुप। और ये सिंथेटिक ग्रुप क्यों है, उसके पीछे का रीजन, बिकॉज इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ liverwort, hornwort एंड mosses। इसके पास सबके करेक्टर्स हैं, तो इसको अपन सिंथेटिक
ग्रुप बोलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। आगे है एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है ब्रायोफाइटा की, देखा जाए तो एज कंपेयर टू एल्गी एंड फंजाई। सो एक छोटा सा डिस्कशन टाइप का ये कर लेते हैं अपन। जैसे कि एक तो इनका मेडिसिनल यूजेस देख लेते हैं अपन। मेडिसिनल यूजेस, अगर अपन इनके मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो भाई मेडिसिनल यूजेस में क्या आएगा, कैसे आएगा। एक प्लांट है मार्केंसिया पॉलीमोर्फा, पॉलीमोर्फा। ये एक तो ट्यूबरकुलोसिस में काम आता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया एक तो मार्केंसिया पॉलीमोर्फा। फिर उसके बाद में ऐसे ही है एक मार्केंसिया स्टिलाटा। मार्केंसिया स्टिलाटा है, उसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज। एक याद रखना है रिक्सिया रोजेटी, रिक्सिया रोजेटी। रिक्सिया रोजेटी है वो रिंग वॉर्म के लिए एक्सटर्नल क्रीम बनाने के काम आता है, एक्सटर्नल क्रीम और रिंग वॉर्म। तो रिक्सिया रिंग वॉर्म आर आर सेम है। एक है मियम ब्रायम, मियम ब्रायन, और एक है फाइलोन्टिस। ये ऑइंटमेंट बनाने के काम आते हैं, महलम, ऑइंटमेंट, दवाई वगैरह लगाते हैं वो बनाने के काम आते हैं। पॉलीट्राइकम कम्युनी, पॉलीट्राइकम कम्युनी जो है वो एज टी, चाय की तरह यूज किया जाता है। ये फॉर किडनी स्टोन, किडनी में पथरी हो जाती है उसमें यूज आता है। गाल ब्लैडर स्टोन में भी यूज आता है, गाल ब्लैडर स्टोन में भी यूज आता है। फिर उसके बाद में स्फेग्नम के बारे में, स्फेग्नम का तो मेडिसिनल यूज ठीक ठाक है। स्फेग्नम, स्फेग्नम के साथ में स्फेग्नम के पास एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, एब्जॉर्ब करता है ये चीजों को, लिक्विड को, गुड एब्जॉर्बेंट, ये एक अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। फिर इस एब्जॉर्बेंट अच्छा है ये, तो इसको एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काम में लिया था, यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एज बैंडेज, बैंडेज, बैंडेज बांधते ना, कहीं चिपक जाती लग जाती तो भूरी सी आती ना, ब्राउन कलर की बैंडेज पट्टी छोटी सी, वैसे। और जहां पर ये उगता है
एरिया, उनको बॉग्स कहते हैं। बॉग्स, बॉग्स का जो वाटर होता है वो एसिडिक वाटर होता है, एसिडिक वाटर। और इस वाटर के पास, वाटर में एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज। एक स्फेगनम से पीट टार निकलता है, टार, काला काला सा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ। ये स्किन प्रॉब्लम्स में काम आता है, स्किन ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में काम आता है। दूसरा ऐसा है कि जैसे ये मॉइस्चर काफी अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो मान लो एक शहर से दूसरे शहर में प्लांट्स भेजने हो पैक करके, तो पैकेजिंग मटेरियल में भी काम आता है। पैकेजिंग ऑफ लाइव प्लांट्स, जिंदा प्लांट्स वगैरह की पैकेजिंग करनी हो तो उसमें स्फेगनम काम आता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के नाम जान लेते हैं, कौन कौन से मिलते हैं ब्रायोफाइटा से। जैसे एक है लुनुलेरिक एसिड, लुनुलेरिक एसिड है, ये मिलता है रेबोलिया से, रेबोलिया। और एंटी फंगल होता है ये, एंटी फंगल। रेबोलिया है वो एक ब्रायोफाइटा है, कंफ्यूज मत होना, इट इज ए ब्रायोफाइट, रेबोलिया। इससे हो जाएगा, इससे मिलेगा। और एक दो इसमें लिख सकते हैं, जैसे एक है कोनिसिफेलम, कोनिकल प्लांट का नाम है। और एक है डोमोचिएरा हिरसुटा। ये दोनों एल्ब्यूगो कैंडिडा को रोकने में काम आते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इसका मतलब ये एंटी फंगल हो गए, इनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। एक इनमें मिलता है टॉक्सिन एल्फा मिथाइलिन लैक्टो न्यूनिट, ये केमिकल का नाम है। ये केमिकल मिलता है फ्रॉम डिप्लोफाइलिन, जेनेरा का नाम है। और ये कार्सिनोमा में यूज होता है, यूज्ड इन कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में। अब उसके बाद में ब्रायोफाइटा एज एनवायरमेंट इंडिकेटर भी काम आते हैं, एज इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंट। देखो कैसे, एक ब्रायोफाइटा है जिसका नाम है मार्सिया, एक का नाम है मिकी ओफेरा। ये दोनों के दोनों कॉपर जहां ज्यादा होता है वहां ग्रो करते हैं, जहां की सॉइल के अंदर कॉपर ज्यादा है वहां ग्रो करते हैं। तो इनको कॉपर मॉस भी कहते हैं, इनका नाम है कॉपर मॉस। कॉपर ज्यादा होता है वहीं पर ये ग्रो करते हैं, तो इनको कॉपर मॉस भी कहते हैं। फिर उसके बाद में मोसेस जो होते हैं,
वो एसिडिक रेन के इंडिकेटर होते हैं। मॉसेस, एसिडिक रेन, जिस जगह पर एसिडिक रेन ज्यादा हुई होती है वहां पर ये ग्रो करते हैं। तो ठीक है। एक है फोन्टिनेलिस, फोन्टिनेलिस, ये पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ग्रो करता है फोन्टिनेलिस। तो ये वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर हो गया ये। फिर उसके बाद में फूड की तरह, एज फूड, हालांकि ह्यूमन बीइंग के लिए ये फूड की तरह यूज ना के बराबर होते हैं। कोई अगर होगा तो भी बहुत रेयर, इन द रेयर केस वाली सी बात हो सकती है, यूजुअली नहीं होते, एज फूड नहीं होते ये। एक है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, और एक है ब्रायम। तो पॉलीट्राइकम और ब्रायम है वो पोल्ट्री के लिए, मुर्गियों के लिए, मुर्गियों के लिए एज फूड काम आते हैं। फिर उसके बाद में पॉलीट्राइकम एंड एक है टाइलोकोमियम, पॉलीट्राइकम एंड टाइलोकोमियम। रेंडियर होता है ना, एक हिरण के जैसा होता है ये, ठंडे एरिया में पाया जाता है रेंडियर, वो खाता है इनको। अच्छा, ये भी कब खाता है? समर के अंदर, जब गर्मी सी पड़ती है तब रेंडियर इनको खाता है। और एक है डेकरेनम, डेकरेनम को रेंडियर खाता है विंटर्स में, रेंडियर इन विंटर्स। तो समर के अंदर रेंडियर एक टाइप का खा रहा है और विंटर के अंदर है वो दूसरे टाइप का खा रहा है। ठीक है, जो भी है खाने के काम आता है। और आपको पता है कि एक ऐसा देश है जो कुछ नहीं छोड़ता, वो स्फैग्नम को भी खाता है। स्फैग्नम एज फूड इन ब्रेड। और कौन हो सकता है पता ही है आपको? नेक्स्ट देखिए, स्फैग्नम है वो एज फ्यूल भी काम आता है, जलाने के काम आता है स्फैग्नम। फिर उसके बाद में छोटी छोटी चीजें हैं, पैकिंग मटेरियल, ड्राई पैकिंग मटेरियल की बात करेंगे, हिप्नम काम आता है, हिप्नम। और एक आता है नेकेरा, नेकेरा क्रीनुलाटा। एक काम आता है, बस यही है। और जो पीठ है वो सर्जरी में काम आता है। पीठ की क्या है, अच्छी खासी बैंडेज बनाई हुई आती है, बढ़िया एकदम, है ना, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में होती है। तो जब सर्जरी करते हैं, कहीं से कट लगाते हैं, ब्लड निकलता है, तो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। फिर सॉइल इरोजन में भी काम आते हैं, सॉइल इरोजन रिड्यूस करते हैं ये, जाहिर सी बात है। ब्रायोफाइटा बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, एकदम छोटे छोटे। तो छोटे छोटे हैं तो वो पास पास में उगते हैं, पास पास में उगेंगे तो वो वहां की सॉइल को बांध लेंगे। जैसे लॉन होता है ना, घास का मैदान होता है, लॉन होता है, घर में गार्डन बना हुआ होता है, या कहीं आप बाहर पार्क में घूमने जाते हो तो पार्क में दूब लगा देते हैं, दूब एकदम पास पास उगती है, वो मिट्टी को बांध लेती है, फिर कितनी भी बारिश हो वहां से मिट्टी नहीं जाती कहीं पे। वैसे ये सॉइल इरोजन रोकने के काम आते हैं। एक का नाम है पोगोनेटर नेगेटम, पोगो
नेटम। एक का नाम है नार्डिया, एक का नाम है ब्लेसिया, एक का नाम है डिक्रेनम, एक का नाम है रोडोब्रायम। और रेनम और रोडोब्रायम ये स्लोप के अंदर उगते हैं, स्लोप एरियाज, जहां ढलान होती है ना वहां पर ये उगते हैं। फिर सोयल फॉर्मेशन में भी थोड़े काम आते हैं ये, लाइकेन के साथ ग्रो करते हैं, लाइकेन के साथ ग्रो करते हैं और ग्रो करके पीडोजेनेसिस करते हैं, एसिड वगैरह रिलीज करते हैं। जैसे एक का नाम है सेक्सिफेरा, एक का नाम है सीडम, एक का नाम है थाइमस। फिर रॉक फॉर्मेशन, मतलब जब ये दब जाते हैं मिट्टी में तो लाखों सालों के बाद में इतने ज्यादा टाइट हो जाते हैं कि चट्टान के जैसे हो जाते हैं। एक तो ब्रायम और एक है हाइनम, ये है रॉक फॉर्मेशन में काम आने वाले। तो इतना है हमारे पास में रिगार्डिंग इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो ये हुआ ब्रायोफाइटा। चलिए, थैंक यू।